हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। तो चिल्ड्रन, आज है डे 29 और हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना हिस्ट्री चैप्टर 2, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। सो लेट अस टेक अ रीकैप अभी तक की क्लासेस जो कि हमने डे 26, डे 27, डे 28, बिकॉज इट्स अ लेंथी चैप्टर, सो वी विल बी गिविंग इट 4 days। लास्ट 3 days में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, एक रीकैप लेते हैं सबसे पहले। सो द चैप्टर्स नेम इज नेशनलिज्म इन इंडिया। एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हमने पढ़ा है इसमें बेसिकली एक टाइम जब गांधी जी इंडिया में आए थे, राइट। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी वहां नहीं ले जा रहा है जहां पे डे 1 ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में और लास्ट डे 15 अगस्त 1947 जब वो चले गए थे। हमारे साथ इंडिया में ऐसा कोई इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था जहां एक वॉर हुआ, एक फाइट हुई और हमने ब्रिटिशर्स को हरा दिया और वो चले गए। नहीं, ऐसा नहीं था। इट वॉज ऑल ऑन लॉन्ग ड्रॉन इवेंट्स, नेगोशिएशंस, एग्रीमेंट्स, पैक्ट्स, बहुत सारी ट्रीटीज, ये सब साइन हुआ और उसके बाद राइट हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमें अपना राइट मिला। कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल रूल खत्म हुआ इंडिया से। तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा कि इनिशियली बिकॉज वी वर ऑलरेडी बीइंग रूल्ड बाय कॉलोनियल पावर, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 डिक्लेयर हुआ 1914, राइट, तो वी हैड टू बी पार्ट ऑफ इट इनडायरेक्टली। इंडिया पार्ट नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 का, लेकिन हमें उसका पार्ट बनना पड़ा। एंड द रीजन वॉज, क्यों बनना पड़ा? द रीजन वॉज बिकॉज वी वर बीइंग रूल्ड, क्योंकि हम उस कंट्री के अंदर थे जो कंट्री वर्ल्ड वॉर 1 का वन ऑफ द एलीट पावर्स में मेन पावर थी। तो इसी वजह से वी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर मैं बात करूं कि हम कैसे इसका पार्ट थे, हमें फोर्स रिक्रूटमेंट, हमें सोल्जर्स भेजने पड़े हमारे, राइट। उसके अलावा वॉर रिक्वायरमेंट्स जो होती है, वॉर एक्सपेंसेस जो होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, वो भी इंडिया से ही जाते थे। सो ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ गुड्स, विद द हेल्प ऑफ मैन आर्मी जो ह्यूमन रिसोर्स है, उस तरीके से भी। इनकम की बात करूं, मॉनिटरी हेल्प, वो भी इंडियंस ने बहुत करी। तो ये सारे तरीके थे जिस तरीके से इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ इंग्लैंड। अब इम्पैक्ट्स क्या पड़े इंडियन इकोनॉमी पे? जैसे हर वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, इस वॉर के भी हमारी कंट्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में फर्स्ट इम्पैक्ट हमने पढ़ा, दैट वाज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वॉर एक्सपेंसेस वी हैड टू फाइनेंस दीज। तो वो एक्सपेंसेस कैसे फाइनेंस हुए? वॉर लोन से हुए, ठीक है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों से उनके टैक्सेस ज्यादा लिए गए, तो टैक्सेस में कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई। सो इट वाज हैविंग डायरेक्टली प्रेशर किस पे आया? इंडियंस पे ही आया। नेक्स्ट थिंग, फोर्स रिक्रूटमेंट, पीपल वर फोर्सफुली आस्क्ड टू गो एंड फाइट इन फ्रंट इन द वर्ल्ड वॉर on the side of from the side of England. So that was forced recruitment, begar hua in the army. Next thing that was done on in world war because of by Indians, और भी problems आई, like natural problems भी थी हमारे यहाँ उस टाइम पे। क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप फेलियर हुआ, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उनको प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ, प्राइजेस बढ़ गई। जब लेस सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइजेस बढ़ गई गुड्स की। उसके साथ साथ देयर वाज एन एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एंड देयर वाज अ बिग फेमाइन, बहुत सारी डेथ हुई इंडिया में, मिलियंस ऑफ डेथ हुआ देयर। एंड दैट इज द रीजन, अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की, तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसका फिर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन उसी टाइम पे वन ऑफ द मेन लीडर महात्मा गांधी जी ही केम टू इंडिया, और 1915 में वो इंडिया में आए। उन्होंने सारी सिचुएशन देखी और उनको लगा कि जरूरत है एक ऐसे मूवमेंट की, इंडिया में कुछ ऐसे एक्शन की मूवमेंट की जरूरत है इंडिया में, जहां पे हम विदाउट यूजिंग वायलेंस, बिना वायलेंस यूज करे, विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ विच वर हिज आइडियोलॉजीज, इंडिया में चेंजेस ला सकते हैं। यही उन्होंने सोचा और उन्होंने किया भी। एंड ही नेम्ड इट सत्याग्रह। उन्होंने नाम दिया इसको सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, फॉलोवर ऑफ ट्रुथ, दैट इज हाउ इट लिटरली मीन्स। तो उन्होंने कहा कि अगर ट्रुथ और नॉन वायलेंस आप यूज करते हो और आप जिस चीज के लिए फाइट कर रहे हो, वो फाइट वो क्या है, अगर वो आपकी कॉज जो है वो ट्रुथ है, अगर सच्चा है कॉज, अगर कॉज सच्चा है, तो आपका कभी भी तरीका वायलेंट नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट ही बिलीव्ड इन, और उन्होंने इस आइडियोलॉजी पे, सत्याग्रह की आइडियोलॉजी पे वर्क किया। देवर इनिशियल 3 सत्याग्रह जो उन्होंने किए, दैट वाज फर्स्ट सत्याग्रह इन चंपारण बिहार इन 1916, सेकेंड हमने पढ़ा 1917 का खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह, और 1918 का सत्याग्रह था अहमदाबाद गुजरात।
सो इस तरह से सत्याग्रह किए गए. द फर्स्ट सत्याग्रह टुक प्लेस एंड ये सत्याग्रह होने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स को ये चीज समझ में आ गई कि जरूरत है इनको रोकने की. और उसी टाइम पे पास हुआ एक एक्ट दैट वाज रॉलेट एक्ट. व्हाट वाज दिस रॉलेट एक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस रॉलेट एक्ट, द ऑल द ब्रिटिश ऑफिशियल्स दे गॉट एनॉर्मस राइट्स कि अब अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है इंडिया में, कुछ भी ऐसा होता है, गैदरिंग हो रही है, दे आर प्लानिंग, तो दे हैड राइट्स, उनको राइट्स थे कि दे कुड डिटेन दैट पर्सन विदाउट एनी वार्निंग. किसी भी वारंट के, किसी भी ट्रायल के उनको 2 साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है. ये था क्या आपका रॉलेट एक्ट. तो ऑफकोर्स दिस वॉज समथिंग चाहे फोर्स था, कुछ सही नहीं था इस रॉलेट एक्ट में. एंड दैट इज द रीजन गांधी जी ने क्या की, एक हड़ताल डिक्लेयर करी. बट इस हड़ताल के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने चाहिए थे वो तो आए नहीं. उसके बदले क्या इम्पैक्ट आया? द इम्पैक्ट वॉज कि इन प्लेस ऑफ दैट रॉलेट एक्ट नाउ मार्शल लॉ वॉज पास्ड. अभी मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ वॉज बेसिकली सबसे ब्रूटल एक्शन बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर, जिसमें क्या था, अगर अभी तक तो ये था कि दे कुड बी डिटेन्ड, है ना, लेकिन अब अगर ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी करता मिला, कोई इंडियंस या एनी ग्रुप ऑफ पीपल, एनी एसोसिएशन डज इट, देन दे विल बी ओपनली शॉट, दे विल बी डेड, उनको मार दिया जाएगा, राइट. तो ये ऑलरेडी इम्पोज हो चुका था पंजाब में. एंड देयर वाज अ इंसिडेंस इन दिस, इसी के रेफरेंस पे हम सब जानते हैं, दैट वाज जलियांवाला बाग इंसिडेंस. तो हमने पढ़ा जलियांवाला बाग इंसिडेंस, इट वाज ऑल ड्यू टू जनरल डायर टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ दैट ऑ एंड टेरर. उन्होंने ये किया एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिस. उसके अगेंस्ट इंडियंस ने रिएक्ट किया, लॉट ऑफ वायलेंस टुक प्लेस. ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा वायलेंस किया. और ये सब देखते हुए गांधी जी को एक चीज समझ में आ गई कि अभी जरूरत है रुकने की, राइट, और कुछ ऐसा बनाने की जहां पे हम एक यूनाइटेड स्ट्रगल कर सके. और ये यूनाइटेड स्ट्रगल का ही उनका मोटो था कि वो मुस्लिम्स को कंबाइन करेंगे हिंदूज के साथ. तो ये फाउंडेड कि ये अम्ब्रेला अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था और हमारा खलीफा जो मुस्लिम हेड होते हैं उनको उनके एक एग्जिस्टेंस पे डाउट था. तो खलीफा से वर्ड बना खिलाफत कमेटी, और उसके ब्रदर्स थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये लीडर्स थे इसके कमेटी के. और गांधी जी को लगा कि ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है मुस्लिम्स को हिंदूज के साथ कंबाइन करने का और एक मास मूवमेंट अनाउंस करने का, डिक्लेयर करने का. फाइनली एक कैलकाटा सेशन हुआ, कैलकाटा सेशन ऑफ सितंबर 1920, जिसमें नॉन कॉपरेशन खिलाफत कमेटी डिक्लेयर हुई. बट अभी भी एक तरीका बताना था कि हम एनसीएम में करेंगे क्या. तो गांधी जी ने समझाया कि एनसीएम बेसिकली क्या होगा. एनसीएम मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स. हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ. और उसमें व्हाट विल टेक प्लेस? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, लिकर शॉप्स विल बी पिकेटेड, ठीक है. Along with that, leaving of the police services by the Britishers, टाइटल सरेंडर करना, ये सब हम करने वाले हैं. Along with that, boycotting of council elections. तो जो काउंसिल ऑफ इलेक्शंस को बॉयकॉट करने की बात आई, उस पर आया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स इसके अगेंस्ट थे. उनको लगा कि अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वी हैव टू गेट पावर्स, और वो इलेक्शंस के बिना नहीं होंगे. But then at last, one of the session of Congress took place, Congress session of Nagpur, December 1920. ये हुआ और ऑफिशियली एनसीएम को लॉन्च कर दिया गया विथ अ सेटिस्फेक्शन. सारे कांग्रेस लीडर्स ने अपने आप को कन्विंस किया, देवर ऑल म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ और एनसीएम डिक्लेयर हो गया. अब ये एनसीएम डिक्लेयर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम फिर आई. वरना प्रॉब्लम नहीं आती तो सीडीएम की जरूरत ही नहीं थी, सिविल डिसोबीडियंस की जरूरत ही नहीं थी, राइट. एनसीएम आया और एनसीएम क्या लाया? बेसिकली लोगों ने एनसीएम को समझा अपना फायदा. फॉर एवरीवन स्वराज हैड इट्स ओन मीनिंग. सबके लिए स्वराज का मीनिंग था अपना राज. अपना राज मतलब फार्मर्स को लगा हमारा फायदा हो, राइट. पीजेंट्स थॉट दैट, इंडस्ट्रियलिस्ट थॉट अबाउट समथिंग एल्स, देन द ट्राइबल थॉट समथिंग एल्स, प्लांटेशन वर्कर्स का अलग ही डिमांड था. सो इस तरह से हमने इस टॉपिक में पढ़ा the different strands within the movement. The first strand we read, that is movement the cities and towns. Second we read the movement in the countryside, जहाँ पे हमने peasants और tribals की case study जानी. Peasants में हमने जाना one of the character that was बाबा रामचंद्र, and tribals में हमने one of the main candidate character के बारे में पढ़ा, that is अलूरी सीताराम राजू. And last हमने पढ़ा दिस मूवमेंट इन प्लांटेशन फील्ड्स. तो वहां पे ड्यू टू इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट बहुत प्रॉब्लम्स थी, लोगों पे रेस्ट्रिक्शंस थी, और उन्होंने अपने ही तरीके से लिए स्वराज को. एंड कहीं ना कहीं क्या हुआ? वायलेंस स्प्रेड हुआ तीनों ही जगह पे. एंड
एट एंड एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, वी ऑल नो अबाउट दैट इंसिडेंस, जिसने एनसीएम को कंप्लीटली फेल कर दिया, बंद कर दिया। गांधी जी ने इसको पूरा फेलियर डिक्लेयर कर दिया, मतलब रोक दिया। फेलियर पूरा नहीं था ये, बट हाँ इट वॉज नॉट अ वेरी बिग सक्सेस। एक स्पार्क तो लग गया था, लोगों को समझ में आ गया था कि एक ही तरीका है, द ओनली वे इज, व्हाट इज द ओनली वे? द ओनली वे इज नॉट टू कॉपरेट। हमें कॉपरेट ही नहीं करना है इंडियंस के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। ये उनको समझ में आ गई थी ये चीज। तो जब ये चीज समझ में आ गई थी, लेकिन एनसीएम 1 हमने पढ़ा, एनसीएम क्यों लॉन्च फेल हुआ था? द रीजन वॉज चौरी चौरा इंसिडेंट्स, दैट ह्यूज वायलेंस दैट टुक प्लेस इन चौरी चौरा इन गोरखपुर यूपी, जिसमें काफी सारा वायलेंस हुआ। 22 पुलिसमैन दे वर किल्ड, एंड इसके बाद गांधी जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया एनसीएम का स्टॉप। अब चीजें यहां बंद नहीं हुई, चीजें कंटिन्यू रही। और ये कंटिन्यू कैसे रही? क्योंकि गांधी जी वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ प्लेटफॉर्म जहां पे वो इससे भी बड़ा प्रोग्राम, बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर सके। और इसके लिए उसी टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। देयर वाज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आया। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिल्कुल लो हो गई, द प्रोडक्शन वाज ह्यूज, तो फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम थी। और हमारी इकोनॉमी पूरी रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी उस टाइम पे। तो जब ये प्रॉब्लम हुई, सोल्यूशन निकाला गया। ब्रिटिशर्स ने बोला हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, नई पॉलिसीज लाएंगे आपके लिए, और उसको नाम दिया गया सर जॉन साइमन के नेम से, साइमन कमीशन। अब प्रॉब्लम क्या था इस साइमन कमीशन के साथ? कि ये था हमारे बेटरमेंट के लिए, इंडियंस के बेटरमेंट के लिए, और हम ही नहीं थे उसमें। देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर इन साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को किया गया रिजेक्ट, एंड इट वाज रिजेक्टेड विद द स्लोगन दैट वाज गो बैक साइमन। और जब ये हुआ तो एक प्रपोजल दिया गया इंडियंस को, गांधी जी को, दैट वाज लेट्स टॉक, इस पे बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वाज रिजेक्टेड। गांधी जी ने बॉयकॉट कर दिया कि वी विल नॉट टॉक, हमें चाहिए ही नहीं साइमन कमीशन, और इस तरह साइमन कमीशन हो गया बंद। और इसी के रेफरेंस में आगे गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, जो उस टाइम पे थे वाइसरॉय। उनको एक लेटर लिखा स्टेटिंग 11 डिमांड्स, और ये 11 डिमांड्स कुछ जनरल थी, कुछ स्पेसिफिक थी, राइट। और उसी में एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की, क्योंकि सॉल्ट वाज अ कमोडिटी जो सब लोग इक्वली यूज करते थे। एक रीजन था सॉल्ट ही क्यों लिया, क्योंकि गांधी जी वांटेड टू टॉक अबाउट अ कमोडिटी, एक ऐसा इशू उनको लेना था जिसमें वो कॉमन मैन, हर एक इंडियन को कनेक्ट कर सके। एंड सॉल्ट हम सब यूज करते हैं, और कोई अमीर है तो ज्यादा यूज करता है, गरीब है तो कम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। सॉल्ट इज समथिंग लाइक इक्वली यूज करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस। तो ये यूज हुआ, ये स्टार्ट हुआ, और एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि हमारी डिमांड्स मान लो, नहीं मानोगे तो हम करेंगे सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, हम लॉन्च करेंगे, ओपन डिसओबे करेंगे आपको। और लॉर्ड इरविन ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, इस डिमांड की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। गांधी जी ने किया खुद civil disobedience movement launch, and the event which was a beginning of CDM, that was called Dandi March, Salt March। Dandi मार्च को डांडी मार्च इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज एंडेड एट डांडी। ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई और डांडी में जाके खत्म हुई। वहां जाके गांधी जी ने 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया था, बट इनिशियली हैंडफुल वॉलंटियर्स थे। वहां तक पहुंचते पहुंचते थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकेम पार्ट ऑफ इट, लोगों से कनेक्शन हुआ, और यही था गांधी जी का मोटो कि कॉमन पीपल को कनेक्ट करना है। इसके लिए उन्होंने किया, और वहां पहुंच के उन्होंने बनाया सॉल्ट। ही हिमसेल्फ प्रोड्यूस सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर, एंड दैट वाज एन ओपन क्लियरेंस कि हम कर रहे हैं अब सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो चुका है लॉन्च। वी आर नॉट गोइंग टू ओबे, हम करेंगे डिसओबे ब्रिटिशर्स को, एंड दैट्स हाउ इट बिगेन। लेकिन प्रॉब्लम तो यहां पे भी थी, क्योंकि अब लोगों ने इस डिसओबेइंग को समझा अलग अलग तरीके से। किसी ने सोचा मैं डिसओबे करूंगा ताकि मेरा फायदा हो जाए, उसने सोचा कि मेरा फायदा हो जाए, मैं उस तरह से डिसओबे करूंगा। तो प्रॉब्लम तो आई, राइट। लेकिन अब इस मूवमेंट के लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने चीजें स्टार्ट कर दी फिर से, वो सब क्या, वायलेंस एंड ऑल। तो जब ये इंसिडेंट्स होने लगे, एंड जब गांधी जी को लगा कि वी नीड टू नेगोशिएट, हम बात कर लेते हैं एक बार, एंड इस बार जब उनको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफर हुई, दिस टाइम ही वेंट टू लंदन। और हुआ क्या, उनको क्यों जाना पड़ा, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ, लाइक अराउंड 1 लाख आई शुड सेड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर देयर। तो इतने लोग जेल में भेज दिए गए इस मूवमेंट की वजह से। तो गांधी जी को लगा लेट्स नेगोशिएट। जब वो वहां पहुंचे तो no negotiations took place, his faith was betrayed, and when he returned back to India, what he saw that Congress was declared illegal,
किसी प्रिजनर को फ्री नहीं किया। गांधी जी, गाफर खान, जो अब्दुल गाफर खान ऑलरेडी जेल में थे, राइट, एंड सारी एक्टिविटीज, सारे प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उन पे बैन लग गया। तो गांधी जी जो ऑलरेडी ये बोल चुके थे कि हम सीडीएम रोक देंगे, तो एक तरह से सीडीएम 1 रुक चुका था बिना किसी सक्सेस के। जब गांधी जी ने वो सब देखा कि ये सब हुआ है उनके पीछे से, तो ही डिसाइडेड टू डिक्लेयर सीडीएम 2 अगेन, रीलॉन्च इट। तो 1932 में सीडीएम रीलॉन्च हुआ, बट 1934 तक हार्डली वो चला, एंड देन इट कुड नॉट गेट मच एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस। ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि सबके लिए सीडीएम का मतलब, अगेन स्वराज का मतलब सबका अलग था। और जब सीडीएम 1 से कोई सक्सेस नहीं मिली, जब ये सक्सेस मिली ही नहीं, तो लोगों का इंटरेस्ट हो गया खत्म। ये इंटरेस्ट खत्म हुआ, और जब सीडीएम 2 फिर से डिक्लेयर हुआ, तो लोगों ने इतना एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने पढ़ा कि कैसे, टोटल वी रेड अबाउट टिल नाउ 2 कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 5 कैटेगरीज। हम 2 कैटेगरीज पढ़ चुके हैं कि कैसे किस कैटेगरी ने सीडीएम का मतलब अपने हिसाब से लिया, और बिकॉज सीडीएम 1 सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सीडीएम 2 में उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं दिया, एंड दैट इज द रीजन इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद, नेशन वाइड मूवमेंट होने के बाद भी ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, तो 2 कैटेगरीज जो हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज रिच पीजेंट्स, एंड द सेकेंड कैटेगरी पुअर पीजेंट्स। एंड आई टोल्ड यू वे, एक ट्रिक है इनकी टॉपिक्स को लर्न करने का, प्रिपेयर करने का, क्योंकि रिच पीजेंट्स की डिमांड थी रेवेन्यू कम कर देना। उनका प्रॉब्लम था कि दे डिडंट वांट टू पे मच रेवेन्यू। एंड सेकंड, पुअर पीजेंट्स की डिमांड रेवेन्यू के अलावा एक और थी, उनका रेंट, बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ पुअर पीपल, सॉरी रिच पीपल। द पुअर वर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ रिच पीपल, तो उन्हें चाहिए था कि उनका जो रेंट है वो रेंट वेव ऑफ हो जाए। अब कहीं ना कहीं इनकी डिमांड रिच से थी, या तो कांग्रेस रिच को सपोर्ट कर सकती थी। अगर रिच को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब वो पुअर को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। अगर पुअर को सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो रिच को इग्नोर कर रही है। तो समवेयर दे हैड दैट कॉन्ट्रास्टिंग डिमांड, और यही हुआ कि जब पुअर पीजेंट्स को लगा कि रिच पीजेंट्स की तरफ कांग्रेस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, सो दे केप्ट देमसेल्व्स असाइड, उन्होंने खुद को अलग कर लिया, राइट। एंड दैट इज द रीजन, ना तो रिच पीजेंट्स ने इतना ओपनली सपोर्ट किया कांग्रेस को at the time of CDM 2, and same is with poor peasants also. आज हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बिजनेस क्लास। आज हम 3 कैटेगरीज के बारे में और पढ़ेंगे। दैट इज द थर्ड कैटेगरी, बिजनेस क्लास। इसी की कॉन्ट्रास्ट, एज आई टोल्ड यू कि हम 2 कैटेगरी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड्स एक दूसरे से थी और कॉन्ट्राडिक्टरी डिमांड्स थी। ऐसे ही बिजनेस क्लास है, इसी की कॉन्ट्राडिक्टरी डिमांड क्या है, वर्किंग क्लास। एंड द लास्ट वन, विमेन। तो हम इनके बारे में भी जानने वाले हैं। So these are the 3 categories which we are going to start today. Let us start with business class. So what about the business class? इनके लिए क्या था CDM? How did they relate to civil disobedience movement? हुआ क्या, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स दे हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड दे बिकेम पावरफुल। तो व्हेन दे बिकेम पावरफुल, तो उनको ये चीज, ऑफ कोर्स दे वर हैप्पी अबाउट इट कि यस बहुत ज्यादा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। बट बिजनेस क्लास को प्रॉब्लम आने लगी जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया क्या, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड इम्पोज नहीं, प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। देयर वर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, दे वर नॉट एबल टू मेक दैट लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कांग्रेस से कि इजी ट्रेड हो। दे वर रेडी टू हेल्प दैम, कांग्रेस को वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे, इनिशियली फंडिंग भी कर रहे थे, बहुत सारी कमिटीज बनी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट लेकिन CDM 1 फेल हो गया बिना किसी सक्सेस के, बिना किसी रेट्स रिवाइज के, उनके रेवेन्यूज पे, उनके टैक्सेस पे, उनकी पॉलिसीज पे नो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड टुक प्लेस। तो जब ये देखा, और उसके साथ साथ उन्होंने ये देखा कि जितना ज्यादा मूवमेंट्स होंगे उतना ज्यादा वायलेंस स्प्रेड होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, उनके प्रॉफिट्स पे असर पड़ेगा, राइट। तो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन CDM 2 विद दैट एंथुजियाज्म। यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. To organize business interests, इन्होंने क्या किया, they formed the Indian Industries and Commercial Congress. Please mark it important, ये आपका मार्क बूस्टर टॉपिक है।
ये दो कमिटीज बनी, दो एसोसिएशंस बने. वन वाज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में, एंड सेकंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दैट वाज FICCI in 1927. तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो एसोसिएशंस बने बेसिकली फॉर by the industrialists, और इनमें major industrialists at that time, it was led by prominent industrialists like पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास and GD बिरला. तो इनके नेम से ये दो एसोसिएशंस बने. they were the leaders in that. और बेसिकली इनका मोटो क्या था कि हमें आप दो इजी ट्रेड पॉलिसीज, हमारे बिजनेस पे रेस्ट्रिक्शंस कम से कम होनी चाहिए, एंड दे वांटेड टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, एंड दे वर रेडी फॉर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स. ठीक है, वो हेल्प करने को, वो फंडिंग करने को भी रेडी थे. लेकिन CDM 1 में ऐसी कोई डिमांड फुलफिल नहीं हुई. दिस इज द रीजन कि CDM 2 में उन्होंने फुली पार्टिसिपेट ही नहीं किया. So the industrialists, they attacked the colonial control over Indian economy and they supported civil disobedience movement when it was first launched. जब first CDM launch हुआ था. They gave financial assistance also. दो तरह से उन्होंने हेल्प की. फंडिंग, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को आगे वर्कआउट करने के लिए फंडिंग तो चाहिए, तो ये फंडिंग देती थी उनको बिजनेस क्लास. एंड दे रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स. तो दो तरह से उन्होंने बेनिफिट किया कांग्रेस को, या NCA में पार्टिसिपेट किया. पहला तरीका फाइनेंशियल असिस्टेंस, फंडिंग करके, एंड सेकेंड वे इज नॉट टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स. इतने सारे बेनिफिट्स एक तरह से कह रहे हैं कि CDM के लिए इंडस्ट्रियल क्लास ने, बिजनेस क्लास ने किया. बट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने रिजेक्ट कर दी थी, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, जिसमें गांधी जी ने जो डिमांड करी वो फुलफिल नहीं हुई. सो आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक. उनको करना ही नहीं था. सो दे वर एप्रहेंसिव. जैसे कि मैंने बताया, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब भी हमारे इंडिया में कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस डिक्लेयर कर देते हैं चक्का जाम या भारत बंद. आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसा होता है ना, भारत बंद है. तो सबसे ज्यादा इस हमारी पूरी कंट्री में कोई सेक्शन जो सफर करता है भारत बंद में, दैट इज बिजनेस क्लास. क्योंकि क्या होता है, उस पर्टिकुलर डे के लिए, जब वो डे है, तो पूरा बिजनेस उसका डिस्टर्ब हो गया. उस दिन का उसका कोई इनकम नहीं है, राइट. सो देयर इज लाइक नथिंग ऑन दैट डे. दैट इज कॉल्ड कि भारत बंद का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, बिजनेस क्लास पे. तो जो भी जितना भी वायलेंस होगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, सारी शॉप्स बंद करा दी जाती है, राइट. सारे फर्म्स, कंपनीज, कोई काम नहीं करता उस दिन, और उसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे, कि CDM के टाइम पे जब ये बोला गया कि CDM 2 होगा और CDM 1 में कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो लोगों को एक डर था कि CDM 2 के बाद टाइम पे क्या होगा, फिर से वो वायलेंस होगा, फिर से मिलिटेंट एक्टिविटीज होगी, और फाइनली क्या होगा, उनका बिजनेस डिस्टर्ब होगा. तो इस बार उनको वो नहीं करना था. Okay, so they were apprehensive of the spread of militant activities and they were worried about prolonged disruption of business as well as of growing influence of socialism. अच्छा, एक और चीज थी, यंग मेंबर्स जो थे कांग्रेस के, उसमें उनमें स्प्रेड हो रहा था सोशलिज्म. अब सोशलिज्म क्या होता है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, सोशलिज्म हमने क्लास 9th में पढ़ा है. क्या था ये, रशिया में, जहां पे आप क्या करो, अमीरों से चीजें ले लो, जमीन ले लो और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सोसाइटी में इक्वालिटी हो. दैट इज सोशलिज्म, इक्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन सोसाइटी. ये जब स्प्रेड हो रहा था, तो ये समझ में आ गया बिजनेस क्लास को कि कांग्रेस कर रही है सोशलिज्म को सपोर्ट, तो इस सपोर्ट को रोकने की जरूरत है, क्योंकि या तो सोशलिज्म हो सकता है या कैपिटलिज्म हो सकता है, और कैपिटलिज्म चाहिए था उनको, प्रॉफिट. बिजनेस क्लास के लिए मेन क्या था, प्रॉफिट. अगर उनके प्रॉफिट पे कोई नजर रख रहा है, वो कम हो रहे हैं, तो उनको नहीं चाहिए था ऐसा CDM. और यहीं पे प्रॉब्लम आई, क्योंकि लोगों ने फिर देखा अपना बेनिफिट अपनी कंट्री से पहले. ओके, सो हुआ क्या, जब ये नहीं हो पाया, तो बिजनेस क्लास का CDM पे लग गया एक क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से ये क्लास सक्सेसफुल नहीं हुई. तो ये हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ ली. फोर्थ कैटेगरी थी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. अब थर्ड कैटेगरी थी इंडस्ट्रियल क्लास और फोर्थ है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का, वर्किंग क्लास जो मेन बिजनेस क्लास थी, उससे एक डिमांड थी. इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, इनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती, इनकी वर्किंग आवर्स बेटर नहीं, इनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर नहीं. तो इनकी थी डिमांड्स ये, और ये डिमांड्स इनकी किससे थी, बिजनेस क्लास से. अब कांग्रेस के साथ वही, या तो बिजनेस क्लास को सपोर्ट करे या इनको करे. उनको करेंगे तो यहां प्रॉब्लम, इनको करेंगे तो उनको प्रॉब्लम. कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना. और कहीं ना कहीं इनको लगा,
जैसे रिच पीजेंट्स के टाइम पे भी लगा था, पुअर पीजेंट्स को क्या लगा कि वो रिच पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कांग्रेस ने समवेयर दे सपोर्टेड द बिजनेस क्लास, तो इससे क्या हुआ, वर्किंग क्लास ने खुद को इनसे अलग कर लिया। तो ये सेक्शन भी हो गया फिर क्वेश्चन मार्क कि ये भी सीडीएम में फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और सीडीएम फेल हो गया। So the industrial working class did not participate in civil disobedience in large numbers except in Nagpur. नागपुर में उन्होंने किया, काफी गांधी कैप्स पहनी गई, स्ट्राइक्स हुई, but not a very big मोमेंटम, इतना ज्यादा हाई स्केल पे नहीं हुआ। रीजन मैं बताती हूँ आपको क्यों। As the industrialists came closer to Congress, जब इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास आए तो उनको समझ में आ गया था कि हमारी रिक्वायरमेंट्स तो क्या है कि बेटर वेजेस हो, तो वर्कर्स ने कर दिया खुद को इससे अलग। वर्कर्स kept themselves separate, बट जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जगह पे हुआ था, स्पेशली इन दिस आपका छोटा नागपुर रीजन। सो देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। उसके अलावा इन 1930 thousands of workers in छोटा नागपुर tin mines, they wore Gandhi caps and they participated in protest rallies and boycott campaigns। तो कुछ एरियाज में वर्कर्स ने ओपनली सीडीएम को सक्सेसफुल बनाया, पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। और डिमांड्स क्या थी, बेटर वेजेस, प्रॉपर वर्किंग आवर्स। जब ये छोटी छोटी डिमांड्स भी वर्कर्स की कांग्रेस ने सेटिस्फाई नहीं करी, बिजनेस क्लास को इसके लिए नेगोशिएट नहीं किया, कन्विंस नहीं किया, इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दे डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को सीडीएम से अलग कर लिया। तो वर्किंग क्लास भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई सीडीएम में, और सीडीएम यहाँ पे बन गया एक फेलियर। नाउ द लास्ट कैटेगरी जो सक्सेसफुल थी, है ना, क्योंकि इस कैटेगरी को लेकर इवन गांधी जी के दिमाग में भी था, दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज विमेन, हाफ इक्वालिटी। बट जब तक सीडीएम लॉन्च नहीं हुआ तो इवन गांधी जी को लगता था कि विमेन, शी शुड बी अ पार्ट ऑफ फैमिली, शी इज द वन हुज वर्क इज टू give a good upbringing to the children, she should be an ideal wife, an ideal mother, that's it। but आपको याद है डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च। अब सॉल्ट क्या कौन ज्यादा यूज करेगा, खाते तो हम सब हैं, बट women was expected to use it more because she was cooking, she is the one who cooks the maximum, तो वो कनेक्टेड थी उससे। तो जब वो मूवमेंट हुआ, डांडी मार्च हुआ, तो women आई बाहर। That was the first time when women came out of their houses and they openly participated in these rallies and strikes। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई कि इक्वालिटी के लिए हिंदू मुस्लिम ही नहीं चाहिए, women भी चाहिए, because she is the part of society। तो जब ये समझ में आ गया तो सीडीएम women के हिसाब से हम कह सकते हैं कि yes, in CDM, in civil disobedience movement, women were actually able to get that equality। उनको वो exposure मिला, प्लेटफॉर्म मिला, where they could actually show, they could prove their importance, और ये उन्होंने किया। तो women का बात करते हैं। during Gandhi salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him। They participated in protest marches, they themselves manufactured salt, they picketed foreign clothes and liquor shops, and even many women they went to jail। तो आपको नहीं लगता कि सब कुछ किया जो men कर रहे थे उस टाइम पे? तो of course ये mentality change होनी थी, और ये हुई। In urban areas, these women were from high caste families, and in rural areas they came from rich peasant households। अभी भी common women नहीं, सिर्फ या तो rich वाले या high caste वाली। तो equality तो अभी तक नहीं आई थी, वो बहुत टाइम बाद आई है हमारे पास। So moved by Gandhi's call, they began to see service to the nation as a sacred duty। अभी तक जो women की ड्यूटी घर संभालना थी, to be an ideal wife and mother, now to give service, to render service to the nation, to serve the nation also became a sacred duty of the women, and that was understood। अब ये चीज समझ में आ गई थी लोगों को। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change। जैसा कि मैंने बताया, in the way of position of women was visualized। अभी तक जो women को visualize किया जाता है, कहते हैं कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा उनका behavior होना चाहिए, इतना कोई बड़ा चेंज नहीं आया इस radical change के बाद भी। women आई, किया सॉल्ट मार्च में उन्होंने पार्टिसिपेट, बट देन एक टेम्पररी टाइम के लिए उनका एक्सपोजर हुआ, उसके बाद इट वॉज अगेन द बैक, वही रूटीन उनके साथ, वही विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो समझ में आया बेटा कि प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी ये सारी, बट ये तीनों ही प्रॉब्लम नहीं थी, और भी दो प्रॉब्लम्स हुई। लेट अस अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम हुई। दो और लिमिट्स थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। द फर्स्ट वन वर
अनटचेबल्स। हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, दो लिमिट्स। वन वाज अनटचेबल्स, क्योंकि इंडिया में सोशल लेवल्स की कमी नहीं थी, हम अपने आप में डिवाइडेड थे। तो एक था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबल्स के फॉर्म में, एंड सेकंड था आपका रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम्स के फॉर्म में। और कहीं ना कहीं इस डिसयूनिटी का रीजन है कि आज हमारा कंट्री डिवाइडेड है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। First of all, untouchables. For long, the Congress had declared they had ignored the Dalits. तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में हाई कास्ट मेंबर्स थे, हिंदू फैमिलीज थी, स्पेशली हायर क्लास के थे, तो जो दलित्स दे वर लेफ्ट साइड, तो उनको लगता था बुरा इस चीज का। और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि व्हेन इंडिया इज गेटिंग इंडिपेंडेंट तो हमारे भी राइट्स होने चाहिए, वी शुड हैव सम राइट्स, व्हाई आर वी नॉट इंक्लूडेड इन कांग्रेस, व्हाई आर वी नॉट ट्रीटेड इक्वल, राइट। तो यही डिमांड्स इस टाइम पे अराइज हुई। सो फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, सबसे ज्यादा सनातनीज को कांग्रेस सपोर्ट कर रहा था। एंड हु वर दीज सनातनीज, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। ओके, बट हमारे जो लीडर थे, सुपर हीरो थे उस टाइम, महात्मा गांधी, ही वॉज द वन हु गेव, जो एक स्वीपर टर्म यूज होती है, उनको एक टर्म दिया उन्होंने, हरिजन। हरिजन, भगवान के लोग, हरिजन, हरि मीन्स गॉड एंड जन मीन्स पब्लिक, भगवान के लोग। ये नेम दिया टू सिक्योर कि हाँ आप इक्वल हैं। बट चीजें यहां बंद नहीं हुई, वी विल रीड मोर अबाउट इट। Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. अगर हमारी कंट्री से untouchability एलिमिनेट नहीं होगी, रिमूव नहीं होगी, हम फ्री कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे गंदा है, दिमाग की जो गंदगी है वो रिमूव करनी जरूरी है। सो ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये नाम दिया उन्होंने किसको, स्वीपर्स को, अनटचेबल्स को। एंड ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स, राइट्स दिलवाए, एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। बट एक पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट्स, पावर की बात वो अभी भी बची थी। So, but many Dalit leaders, they were keen on different political solution to the problems of community, कि हमें चाहिए power. So they began organizing themselves and demanded reserved electorates. उन्हें चाहिए थे reserved seats in education institutions and a separate electorate that would choose Dalit members for the legislative council. अब ये था एक क्वेश्चन मार्क वाली डिमांड कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब समझ रहे हैं आप, एक ऐसा इलेक्टोरेट जहां पे दलित्स ही कैंडिडेट्स होंगे, दलित्स ही कंटेस्टेंट्स होंगे और दलित्स ही वोटर्स होंगे, और एक उनकी सेपरेट गवर्नमेंट चलेगी, देयर विल बी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर दलित्स। अब ये डिमांड थोड़ी सी क्या थी, वियर्ड थी, क्योंकि ये डिमांड कहीं ना कहीं कंट्री को कर रही थी डिवाइड, डिसइंटीग्रेट। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई थी, तो जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये डिमांड रखी तो गांधी जी ने उनके साथ किया एक एग्रीमेंट कि हम आपको देंगे पॉलिटिकल राइट्स, यू विल बी गिवन रिजर्वेशन एंड राइट्स, देयर विल बी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो आज भी इंडिया में है। इट वाज ऑल ड्यू टू दिस पूना पैक्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर who organized the Dalits, we all know the father of constitution, जो खुद भी एक दलित थे, he fought for the rights of Dalits, और उन्हीं के बीच में, उनके और महात्मा गांधी के बीच में हुआ क्या, पूना पैक्ट। बट उससे पहले बनी एक कमिटी दैट वाज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। प्लीज अंडरलाइन, ये 1 मार्क में आता है। 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर who organized the Dalits into depressed classes association in 1930, he clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference for demanding separate electorate for Dalits. ये अड़ गए अपनी बात पे, पर गांधी जी भी अड़ गए कि अगर सेपरेट कर दिया तो कंट्री हो जाएगा डिवाइड। बहुत मुश्किल से हिंदू मुस्लिम्स डिवाइड उन्होंने वो कर रखे थे, बट वहां पे भी प्रॉब्लम है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं। तो ये जो दलित्स की प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन निकाला। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट। गांधी जी क्योंकि अनशन पे चले गए कि मैं डिवाइड नहीं करूंगा, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यू विल बी गिवन सेपरेट सीट्स, आपको सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी, राइट्स होंगे आपके। व्हाट वाज दिस पूना पैक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिन्हें बाद में बोला गया शेड्यूल क्लास, SC जो आज हम बोलते हैं, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेस्ड क्लासेस का पूना पैक्ट जो बना, उसकी वजह से इनको बोला गया शेड्यूल कास्ट। एंड दे वर रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दोनों जगह उनको रिजर्वेशन मिला, स्टेट लेवल पे भी और
सेंट्रल लेवल पे भी, लोकल पे तो ऑलरेडी है ही, बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्शन। इलेक्टोरेट जनरल रहेगा पर उनके लिए रिजर्वेशन होगा, सीट्स ऑलरेडी रिजर्व होगी और उनके रिजर्व सीट पे जनरल कैटेगरी फाइट नहीं करेगी जो आज तक प्रेवलेंट है। वी नो अबाउट रिजर्वेशन इन द कॉलेजेस, in the jobs, especially government jobs, right? The Dalit movement, however, continued to be apprehensive to the Congress-led national movement. But ये होने के बाद भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। तो दलित्स वर लाइक वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस मूवमेंट, जहां पे उन्होंने इतना ओपनली सपोर्ट नहीं किया सीडीएम को। आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लिमिटेशन, द मुस्लिम्स। प्रॉब्लम यहां भी आई और प्रॉब्लम आप सबके सामने है। आज इंडिया डिवाइडेड है, इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। बहुत कोशिशें हुई, कोशिशें आज भी हैं। पीओके वाला इशू हम सब जानते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, नेगोशिएशंस हो जाते हैं, एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात। वायलेंस इज नेवर अ सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे भी कोशिश की गई। जो ये मुस्लिम्स का प्रॉब्लम था, समवेयर इवन दे हैड अ फियर अबाउट देयर एग्जिस्टेंस टू बी डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटी इन इंडिया, तो इवन दे वांटेड द राइट्स, राइट। उनकी डिमांड्स जेन्युइन थी, बट फाइनली जो सोल्यूशन हुआ वो एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं था। नो इंडियन, नो पाकिस्तानी दे एवर इमेजिन्ड कि ऐसा कोई सोल्यूशन होगा, बट ये हुआ, राइट। तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या हुई थी उस टाइम पे। क्योंकि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम साथ आए थे, वो फेल हो गया था। तो मुस्लिम्स को एक चीज समझ में आ गई थी कि हमारे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क है, हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। So after the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims they felt alienated from the Congress. उन्हें लगा कि वो सेपरेट हो गए, वो पार्ट ही नहीं है। After the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious national groups. कांग्रेस कहीं ना कहीं सनातनीस को, स्पेशली हिंदूज ग्रुप्स को, फॉर एग्जाम्पल हिंदू महासभा, इन सारे एसोसिएशंस का पार्ट बन रही है। तो जब किसी कंट्री की मेन पॉलिटिकल बॉडी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या रिलीजन को सपोर्ट करती है, तो बाकी की कम्युनिटीज और रिलीजन्स को ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि दे आर लेफ्ट सेपरेटेड। और ऐसा ही हुआ मुस्लिम्स के साथ, जिसे दलित्स ने फील किया था। सो द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दे ट्राइड, कोशिश भी की गई, दे मेड एफर्ट्स टू नेगोशिएट एन अलायंस एंड इन 1927 appeared that such a unity could be forged. उनको लगा कि हो सकता है, बात करते हैं टॉपिक पे, करने से होगा, राइट। बट देन हुआ क्या? द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। मेन क्वेश्चन था कि जैसे दलित्स को चाहिए था पॉलिटिकल राइट्स, ऐसे ही मुस्लिम्स के साथ भी ये था कि आगे जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें हमारा क्या, आप कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स, कितने मुस्लिम लीडर्स श्योर करते हो ना कहीं रिलीजन को प्रायोरिटी दी जा रही थी। ओके, सो मोहम्मद अली जिना हम सब जानते हैं, पाकिस्तान आज उनकी वजह से है, राइट। सो ये थे मेन मेंबर। ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग हु वॉज विलिंग टू गिव अप। उन्होंने भी डिमांड किया, जैसे दलित्स ने डिमांड किया, मुस्लिम्स ने भी डिमांड किया कि हमें भी चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो, हम ही वोटर्स हो और हमारे ही कंटेस्टेंट हो, और कोई रिलीजन हो ही नहीं। तो गांधी जी ने अगेन, जैसे दलित्स की डिमांड नहीं मानी थी, वो नहीं माने कि ऐसा होगा तो हमारी कंट्री डिवाइड हो जाएगा, और ये हो भी गया। मुस्लिम्स वाले केस में ये हो भी गया, राइट। सो वो मान गए, गांधी जी ने उनको मना लिया। ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व्ड सीट्स, उनको भी रिजर्व सीट्स मिले इन द सेंट्रल असेंबली, and present representation in proportion to population in the Muslim dominated, especially बंगाल और पंजाब, जहां पे आपका मेन मुस्लिम्स कम्युनिटी ज्यादा थी उस टाइम पे, कि यहाँ पे हमें मेजर रिप्रेजेंटेशन मिले, रिजर्वेशन मिले। ये डिमांड्स मान भी ली जाती, बट the negotiations over the question of representation continued, लेकिन all the hope of resolving the issue at all parties conference in 1928, एक कॉन्फ्रेंस हुई, all parties conference, और वहां पे इस टॉपिक पे डिस्कशन चल ही रहा था। दैट डिसअपियर्ड जब एमआर जायकर, जो हिंदू महासभा के लीडर थे ऑफ हिंदू महासभा, ही स्ट्रांगली अपोज द कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे ये, नो दैट हिंदुत्व, दैट वी कैन से। तो मुस्लिम्स को ये चीज समझ में आ गई एंड रिजल्ट हम सबके सामने है। द कंट्री गॉट डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, और हम कहीं ना कहीं इस जो सिविल डिसोबीडियंस की लिमिट थी द मुस्लिम्स, उनको कन्विंस नहीं कर पाए। यही प्रॉब्लम हुई इंडिया के साथ।
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, वर्किंग क्लास, दलित्स, मुस्लिम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा CDM फेल हो गया. ओके, अब क्वेश्चन आएगा कि मैम अब क्या हुआ, है ना. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था बेटा, ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपको सडनली आपको एक डे ले जाएगा. ऐसे नेगोशिएशंस चलते रहे, होता रहा, और ग्रेजुअली विद एग्रीमेंट्स. ऐसा नहीं था कि 15 अगस्त को हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इंडिया, नेगोशिएशंस हुए, डिक्लेयर हुआ, एग्रीमेंट्स हुए, बातें हुई आपस में, एंड फाइनली एक डे डिसाइड हुआ कि इस दिन आप ऑफिशियली आपको दे दिया जाएगा इंडिया, आपका इंडिया आपको. ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंडिया हमको. लेकिन कुछ कुछ अच्छी मेमोरीज तो रखनी थी. दैट फीलिंग ऑफ, आपको याद है एक आपने टर्म पढ़ी थी, एलेगरी, रोमांटिसिज्म, राइट. वो जो एक इमेज होती है इंडिया को लेकर, इंडिया की कल्चर को लेकर, हमारी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करने की जरूरत थी. क्योंकि अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो तो वो नेगेटिव हिस्ट्री है. तो वो नेगेटिव हिस्ट्री तो हम सामने ला नहीं सकते थे, तो जरूरत थी कुछ पॉजिटिव करने की, राइट. तो वो स्टार्ट हुआ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. इसको हम बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, प्लीज मार्क इट. ये 5 मार्क्स का टॉपिक बनता है आपका. क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ जाता है कि कैसे कल्चर, पोएट्री, पिक्चर्स, इमेजेस, हेरिटेज यूज करके सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. सबसे पहले इसका मीनिंग समझो, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. हम सब एक हैं, कलेक्टिव है, ये था मेन. तो ये सेंस, ये फीलिंग डेवलप करना जरूरी थी, जो NCM के टाइम पे भी इतने सक्सेसफुली नहीं आई, क्योंकि सबने स्वराज को अपने आप समझा, अपने तरीके से समझा, अपनी आज़ादी समझा. CDM के टाइम पे भी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे भी डिमांड्स अलग अलग थी. कोई भी एक दूसरे से डिमांड को लेकर सेटिस्फाइड नहीं था, प्रॉब्लम वहां भी आई. तो अब जरूरत थी एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग डेवलप करने की. और वो तभी हो सकता था जब लोगों को कल्चर से, हमारे हेरिटेज से, हमारा लिटरेचर, सॉन्ग्स, म्यूजिक, ये सब यूज करके, पेंटिंग्स, ये सब यूज करके एक फीलिंग डेवलप हो. तो ये टॉपिक आपका 5 मार्क्स का आता है बोर्ड्स में. इसका किसी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है. वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी मूवमेंट, एनी फ्रीडम फाइटर एज सच. वी विल ओनली टॉक अबाउट द कल्चर. हम बात करेंगे कि कैसे एक फीलिंग डेवलप हुई. हम फ्लैग्स, हम नेशनल सिंबल्स की बात करेंगे इस टॉपिक में. सो लेट अस बिगिन. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of same nation. हम सब एक हैं, ये फीलिंग डेवलप करवाने की जरूरत थी. सो व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, कि हम सब एक हैं, वी आर टुगेदर. बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, हम अलग थे, रीजन्स थे, लैंग्वेज थे, सब अलग था. जरूरत क्या थी? टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. और ये कैसे हो पाया? लेट अस चेक इट. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. तो आपको रिलेट करती हूँ मैं चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप. हमने वहां पे पढ़ा था एक टर्म रोमांटिसिज्म. दैट वाज कल्चरल मूवमेंट. अपनी कंट्री के लिए रोमांस, लव फॉर द नेशन, यही जरूरत थी यहाँ लाने की. और ये लव फॉर द नेशन कैसे प्रेजेंट हुआ? बाय वेरियस मीन्स. दीज वर बाय हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore, songs, popular prints, symbols and many more things जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. अब एलेगरी टर्म, डू यू रिमेंबर एलेगरी? जर्मेनिया, ब्रिटानिया, मरियाने, ये सब क्या थी? कंट्री का एक फीमेल फिगर, एक क्या कह सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन. और हमारे यहाँ कौन है? वो भारत माता. अब आपको पिक्चर देख के ऐसा लग रहा होगा ये भारत माता. हमारी पहले भारत माता यही थी. बाद में उनको जो आज वाली भारत माता है, दैट वाज लाइक रिनोवेटेड फॉर्म. तो बहुत सारे लाइक डिफरेंट आर्टिस्ट ने भारत माता को अपने अकॉर्डिंग, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया. तो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं. द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, इज द मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज. दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. तो जरूरत थी एक इमेज की जो हमारी कंट्री को प्रेजेंट कर सके. ओके. The image of Bharat Mata was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. Please mark it as 1 mark question. In the 1870s इन्होंने ही लिखा बाद में वंदे मातरम as a hymn to the motherland. तो सॉन्ग भी हुआ, म्यूजिक भी हुआ. Later it was included in his novel Anand Math. Again 1 mark question. और बाद में जो मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, इसमें इस सॉन्ग को, वंदे मातरम को, काफी बार सिंग किया गया, गाया गया, टू शो इट्स एम्फेसिस.
और इसी के कंटिन्यूएशन में मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट अवनींद्रनाथ टैगोर ही पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। उन्होंने बनाई भारत माता की फेमस इमेज। उसकी डिटेल्स जानते हैं। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एस्थेटिक फिगर। शी इज काम। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे लाइक मीराबाई वाला पिक्चर है, बिल्कुल भी वो वैसा इमेज नहीं दिखा रहे हैं जो हम आज भारत माता में देखते हैं। तो शी इज वेरी काम, वेरी कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। उनसे स्पिरिचुअलिटी वाली फीलिंग आती है, वैसी भारत माता हमारे यहाँ बनी। In subsequent years, like now we have this form of Bharat Mata, which is the one which is we know at present. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms, काफी different types की बनी वो, as it is circulated in popular prints and was painted by different artists. तो different artists, different mindset, different तरीके से paintings बनाई गई। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence in one's nationalism. तो ये प्रेजेंट करता है ना आपका नेशनलिज्म कि आप अपनी कंट्री को कैसे देखते हो। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. तो ये तो हमने पेंटिंग की बात करी। Folklores होते हैं आपके जो आपके पर्टिकुलर रीजन के जो सॉन्ग्स होते हैं। Like in late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they told villages to gather folk songs and legends. तो एक बड़े मूवमेंट पे तो हमने देख लिया था, एनसीएम हम जान गए, सीडीएम हमने जान लिया, बड़े लीडर्स के बारे में। लेकिन ये जो छोटे छोटे एरिया से मूवमेंट्स हो रहे थे, लोगों के कंपोजिशन थे, फोक सॉन्ग्स, उनके रीजन से वो चीजें उठाना, ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस। क्योंकि वो ला सकता था प्योर इंडिया, इनर इंडिया, रियल इंडिया, और वो स्टार्ट हुआ प्रोसेस वहां पे। These tales, they believed they gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged. हमारा जो रियल कल्चर छुप गया था, करप्ट हो गया था, उसको बाहर लाना जरूरी था। वो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. इसी के कंटिन्यूएशन में इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ वो खुद गए in the streets of Bengal and he began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk revival. साउथ की बात करूं तो इन मद्रास नतेसा शास्त्री he published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. तो साउथ इंडिया में बनाया गया ये एक पब्लिश मूवमेंट। और इसी के साथ साथ अब बात करूंगी मैं कुछ फ्लैग्स की भी, क्योंकि आज जो हमारे पास ट्राई कलर फ्लैग है ये काफी टाइम बाद आया, उससे पहले डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स थे। लाइक ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल देयर वाज अ ट्राई कलर फ्लैग विद रेड कलर, रेड, ग्रीन एंड येलो। दीज वर द 3 कलर्स जो आज नहीं है। इट वाज एट द स्वदेशी मूवमेंट और इसकी स्पेशलिटी थी इट हैड 8 लोटस, और ये 8 लोटस हमारे 8 प्रोविंसेस को शो करते थे। अलॉन्ग विद दैट इट हैड अ क्रिसेंट मून, और ये मून प्रेजेंट करता था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। दिस इज वन टाइप ऑफ फ्लैग, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, स्वदेशी फ्लैग। और उसके कुछ टाइम बाद 1921 में गांधी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। हमारा सेकेंड टाइप का फ्लैग डिजाइन हुआ, स्वराज फ्लैग। ये कैसा था? इट वॉज ऑल्सो अ ट्राई कलर फ्लैग बट द कलर्स वर डिफरेंट। देयर इट वॉज रेड, ग्रीन एंड येलो, यहां पे है रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, और यहां पे लोटस नहीं थे, यहां पे है स्पिनिंग व्हील, गांधी जी का चरखा। इन द सेंटर इट रिप्रेजेंटेड द गांधीज आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, वो जो खुद की हेल्प थी। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट्स अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफायंस। तो इस तरह से स्वराज फ्लैग और स्वदेशी फ्लैग, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, दोनों में कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। इसके साथ साथ जरूरत थी इंडियन हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करने की, क्योंकि जो आज हम पढ़ रहे हैं कि हमने कितना सफर किया, कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ हम पे, ये सच है, पर इससे भी बुरा सच है जो छुपाया गया, क्योंकि इतना गंदा सच हमें नहीं दिखा। दैट शोज कि हम कितने मजबूर थे, हम कितने हेल्पलेस थे, हम कितने डोमिनेट किए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। So that had to be hidden, that had to be reinterpreted. तो हमारी हिस्ट्री में ऐड किए गए हमारे अचीवमेंट्स, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन, अब जो आपसे बाद जनरेशन आएगी, उसमें ऐड होंगे नरेंद्र मोदी के किए हुए स्टेप्स, सारे पॉजिटिव्स, कि हमारे अचीवमेंट्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे मैथमेटिशियन, हमारे बहुत सारे जितने भी स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स है, वो सब ऐड हो हमारी हिस्ट्री में। दैट शोज कि यस, पॉजिटिविटी, वी शुड हैव अ प्राउड कि यस, इंडियन हिस्ट्री इतनी
इतनी ज़्यादा चार्मिंग हिस्ट्री थी, वी हैड सच अ नाइस पास्ट, वो बहुत ज़रूरत थी इसकी, और यही किया गया री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. एक और मूवमेंट इन न्यू एनसीईआरटी, वन ऑफ द मूवमेंट हैज बीन एडेड, क्योंकि इसके बाद एक छोटा सा मूवमेंट और हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट. इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, तो लेट अस गो थ्रू दिस. क्रिप्स मिशन, इसमें क्या था, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर 2, फिर से इंडियंस एक्सपेक्टेड था कि वो पार्टिसिपेट करें, लेबर अपना सोल्जर्स को भेजे, बट गांधी जी ने मना कर दिया कि इस बार नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस फाइट नहीं करेंगे. एंड द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इट क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट इन इंडिया. This led Gandhi ji to launch a movement calling for complete withdrawal of British from India. तो जब उनको फोर्स किया गया कि नहीं आपको भेजने ही पड़ेंगे, और वर्ल्ड वॉर 2 का अगेन हमारी कंट्री पे इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो गांधी जी ने एक और मूवमेंट डिक्लेयर किया, और वो था लास्ट मूवमेंट कि कंप्लीट विड्रॉल. अब तो आपको पूरी तरह छोड़ना है इंडिया, वी वॉन्ट आवर इंडिया कंप्लीटली बैक, और इसे नेम दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट. द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942 दे पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन, डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया. 8th August 1942 in Bombay, the All India Congress Committee endorsed a solution which called of a non-violent mass struggle. उन्होंने एक कोशिश करी. It was on this occasion गांधी जी ने डिलीवर किया अपना फेमस करो या मरो, डू और डाई स्पीच. The call for quit India almost brought the state machinery to stand still. काफी टाइम तक people observed हड़ताल, demonstrations, processions. It continued with national songs and slogans. The movement was truly a mass movement. काफी बड़ा change आया इससे. Students, workers, peasants. It also saw the active participation of leaders, namely Jai Prakash Narayan, Aruna Asaf Ali, and Ram Manohar Lohia, and many women like Matangani Hazra in Bengal, Kanak Lata Barua in Assam, and Rama Devi in Odisha. The British responded with much force, yet it took them more than a year to suppress the movement. तो बहुत अच्छा लार्ज स्केल पे मूवमेंट हुआ. स्पेशली क्या है, हिस्ट्री में आपके जो सोर्सेस करके टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चंस आने की बहुत चांसेस है, तो डोंट लीव दिस टॉपिक. ये आपके चैप्टर के लास्ट में एक स्पेशली एक पैराग्राफ बना हुआ है ब्रैकेट में, with this color only. This we have taken from NCERT, so do prepare it. इससे आपके objective questions like the names of these leaders and all can come, right? So that was all for today, children. यहाँ हमारा syllabus होता है complete. So we have completed the 2 chapters of history. This is day 29 और day 30 मैंने आपके लिए प्लान किया है entire map work. So we will be giving you the entire map work of history and geography on day 30 along with a conclusion of entire syllabus of social studies. That was all for today. Thank you everyone.